Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 7. Hope you all are fine, students. I am your science teacher, Miss Aisha, and it is your recorded lesson of science. In the previous class, we have done unit number 6, which belongs to chemistry, and the name of that chapter is composition of matter. Today we are going to start new lesson, unit number 8, and the name of it is transmission of heat, which belongs to the branch of science called physics. लास्ट हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था उसका ताल्लुक केमिस्ट्री से था, and this chapter belongs to the branch of science called physics. The name of our chapter is transmission of heat. So take out your books, see page number 99 and mark the important points from this lesson. See the first line on page number 99. सबसे पहले हमें मैटर के बारे में बताया जा रहा है. व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो और वो वॉल्यूम रखती हो, जगह घेरती हो, इट इज़ मैटर. मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. मैटर किससे मिलकर बनते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स से. दिस में बी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस. अब हम एटम्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि एटम्स क्या होता है, और मॉलिक्यूल्स के बारे में भी अपने प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं. सो मैटर बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, चाहे वो एटम्स हो या चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो. दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. और मैटर के अंदर वो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इन अ मेटल बार दे आर वाइब्रेटिंग. अब मेटल बार के अंदर एटम्स या पार्टिकल्स की मूवमेंट किस तरह होती है? ये कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करते रहते हैं. इफ़ द बार एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी द टेम्परेचर राइजेज एंड द पार्टिकल्स वाइब्रेट फास्टर. जब इस मेटल बार के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ये मेटल बार, उसका टेम्परेचर कैसा होता है? बढ़ जाता है और पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. द पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बार इंक्रीजेज. अब जब उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की इस मेटल के बार ने, तो क्या हो गया? इसकी इंटरनल एनर्जी इस बार की इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई. इसीलिए क्या होता है? हमें वो गर्म या हॉट फील होता है. इफ़ द बार कूल्स डाउन इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज. अब जैसे ही ये बार ठंडा होता है इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है. सो हमें क्या पता लगा कि हर पार्टिकल के अंदर एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट हो जाती है और उसका इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब वो कूल डाउन हो जाता है तो उनका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है. सो व्हाट इज़ हीट? हीट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. अब हीट की एक और डेफिनेशन आपके सामने आती है कि हीट उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं जो कि फ़्लो करे गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ, फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट. When an object is heated, its molecule gain energy and start moving faster. अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब करता है या गर्म होता है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एनर्जी गेन करने लगते हैं और बहुत तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं. एज दे वाइब्रेट दे बम्प इनटू ईच अदर एट अ फास्टर रेट. जब उनके अंदर वाइब्रेशन बढ़ जाती है, मतलब जब उन्होंने हीट एब्जॉर्ब की, उनके अंदर वाइब्रेशन बढ़ गई, तो वो आपस में टकराने लग जाते हैं at a faster rate and push the particles in front of them. और तमाम पार्टिकल्स एक दूसरे के सामने अरेंज हो जाते हैं. As that movement continues, heat travels from one end of the object to the other. जब ये मूवमेंट कंटिन्यू रहती है, जब तक ये मूवमेंट कंटिन्यू रहती है, मतलब हीट एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं और उनकी मूवमेंट जारी रहती है. The greater the temperature difference, the greater will be the flow of heat from the hotter object to the colder object. अब टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही तेज़ी से हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ पार्टिकल्स मूव करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दीज पैराग्राफ्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट. इन पैराग्राफ्स में मैंने आपको हीट के बारे में बताया, और इससे आपको ये पता लगा है कि एनर्जी, जब कोई पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो वार्म अप हो जाता है, उसके अंदर हीट एनर्जी पैदा हो जाती है और उसके पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट तेज़ हो जाती है. और जब पार्टिकल्स की मूवमेंट जितनी ज़्यादा तेज़ होती है उतनी ज़्यादा तेज़ी से उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. आप नेक्स्ट हेडिंग देख रहे हैं,
विच इज़ रिलेटेड टू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। एक पहली टर्म आपके पास आ रही है कंडक्टर्स एंड सेकंड वन इज़ इंसुलेटर्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप देखते हैं आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब एनर्जी को वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स एंड देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स इन विच हीट कैन नॉट ट्रांसफ़र, जो कि हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते। दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। So see this paragraph. Materials like iron, steel and copper that allow heat to travel easily through them, they are called good conductors of heat. ऐसे मटीरियल्स जो कि अपने अंदर से ईजीली हीट को ट्रांसफ़र कर सकें, उन मटीरियल्स को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं, या गुड कंडक्टर्स हैं हीट के। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से मटीरियल्स के बारे में आपने पढ़ा? जैसे कि आयरन, स्टील, कॉपर वगैरह। ऑल सॉलिड्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तमाम के तमाम सॉलिड्स जो होते हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, जबकि कुछ मटीरियल्स कैसे होते हैं जो कि हीट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते। मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू दैम, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और ऐसे मटीरियल्स को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे कि वुड, प्लास्टिक, रबड़ और ग्लास, ये वो मटीरियल्स हैं जिनके अंदर से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। सो वुड, प्लास्टिक, glass that do not allow heat to travel through them are bad conductors or insulators। तो वो तमाम मटीरियल्स जो कि अपने अंदर से हीट को ट्रैवल ना कर सके ज़्यादा इजीली, दीज ऑल आर बैड कंडक्टर्स, और इन सिंपल वर्ड दे आर ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर्स। ऐसे मटीरियल्स को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। एयर ऑल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटर व्हेन ट्रैप्ड। एयर भी एज अ इंसुलेटर वर्क करती है जब हम एयर को रोक लें, ट्रैप कर लें। क्या मतलब कि उसके अंदर से हीट ट्रांसफ़र या कोई भी पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं होता। बर्ड्स कीप वार्म इन विंटर बिकॉज द एयर ट्रैप्ड इन देयर फैदर्स एक्ट एज एन इंसुलेटर। बर्ड्स अपने अंदर क्या करती हैं? अपने फैदर्स के अंदर एयर को ट्रैप कर लेती हैं, तो वो फिर सर्दियों में उनको गर्माई मिलती है। द फर ऑफ एनिमल्स लाइक बेयर्स लिविंग इन द नॉर्थ पोल कीप दैम वार्म ड्यू टू द ट्रैप्ड एयर। इसी तरीके से जो पोलर बेयर्स वगैरह होते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी क्या होता है? एयर ट्रैप हो जाती है जिससे वो गर्म रहते हैं। अब आपके सामने बर्ड्स के फैदर की एग्जांपल्स भी मौजूद है। अब आप ये देखिए कि ये क्या है? कॉपर वायर की पिक्चर है एंड मेटल स्पून। अगर आपके पास एक हॉट वाटर हो एक बाउल के अंदर और एक मेटल का आप स्पून रख दें तो क्या होगा? फ़ौरन से क्या होता है? पार्टिकल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और वो स्पून कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है, तो एयर एनर्जी ट्रैवल कर लेता है। इसी तरीके से अगर मैं कोई रबड़ का पीस रखूँ या कोई ग्लास का पीस रखूँ तो वो बैड कंडक्टर्स हैं, वो गुड कंडक्टर्स हीट के नहीं हैं। तो आप देखेंगे कि एज़ कम्पेयर टू मेटल वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते, कम एनर्जी एब्जॉर्ब करते। Okay students, now come to the next page in which we are going to discuss the methods of heat transfer। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसमें हम पढ़ रहे हैं अबाउट हीट ट्रांसफ़र। आज के टॉपिक में मैं आपको दो तरीके के हीट ट्रांसफ़र के बारे में बताऊंगी। नंबर फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन। एक हीट ट्रांसफ़र का नाम क्या है? कंडक्शन है। एंड सेकेंड वन आप अपने नेक्स्ट पेज पर देख सकते हैं, द सेकेंड मैथड इज़ कन्वेक्शन। दीज टू मैथड्स आर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इन दिस वीडियो। इन दो मैथड्स को मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। सो सी दिस पेज, सी द हेडिंग ऑफ कंडक्शन। हीट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड बाय कंडक्शन। सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफ़र होती है, हीट के पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होते हैं, वो किस मेथड के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं? बाय कंडक्शन। उस मेथड को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। इफ़ वन एंड ऑफ अ मेटल स्पून इज डिप्ड इन हॉट वाटर द अदर एंड हीट्स अप आफ्टर अ शॉर्ट वाइल। अब ये आपको एग्जाम्पल दी जा रही है कि अगर एक गर्म पानी के अंदर आप एक मेटल का स्पून डिप कर देंगे तो आप क्या देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ही वो मेटल का स्पून गर्म हो जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज द पार्टिकल्स एट द डिप एंड gain energy from the hot water, start vibrating and push the particles close to them। ये किस वजह से होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड के ये जो मेटल है ये गुड कंडक्टर है हीट का, हीट एनर्जी का। तो हॉट वाटर से एनर्जी फ़ौरन ही इस मेटल के स्पून से ट्रांसफ़र होती है और वो उसको भी गर्म कर देते हैं। ऑन गेनिंग एनर्जी दीज पार्टिकल्स ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड इन दिस वे द हीट from warmer particles travel to the cooler molecules and the other end of the spoon heats up। तो इस कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है
ये जो हॉट वाटर है यहाँ से वेव्स, हीट वेव्स निकल के वार्मर पार्टिकल्स कोल्डर रीजन की तरफ मूव करते हैं। कोल्डर रीजन क्या है? इसका स्पून, और इस तरीके से उसके स्पून को भी हीट अप कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह सॉलिड पार्टिकल्स में हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। अब आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि द थ्री स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इन तीनों के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस तरह होती है। एज यू कैन सी इन द गिवन डायग्राम कि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, तो इसीलिए इनके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बहुत जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स थोड़े से लूज पैक होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। देन हम क्या कह सकते हैं कि जब पार्टिकल्स करीब करीब होंगे, बिल्कुल साथ साथ टाइटली पैक हुए हुए हैं, पार्टिकल्स इस तरीके से बिल्कुल साथ साथ पैक हुए हुए हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं है, तो क्या होता है कि बहुत तेज़ी में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। सो वी कैन से दैट सॉलिड्स आर good conductors as compared to liquid and gases. So see the next paragraph. Liquids and gases are poor conductors of heat because their particles are far apart from each other. अगर मैं आपसे पूछूं कि why liquids and gases are poor conductor of heat and gas, heat and electricity, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि इसके पार्टिकल्स आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होते हैं, इसीलिए लिक्विड्स और गैसेस पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के। When heated, their vibrating molecules do not collide so often with the neighboring particles. Therefore, heat transfer takes place very slow. अब जब इनके पास हीट ट्रांसफ़र होती है, वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स की थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि वो आपस में बहुत ज़्यादा करीब नहीं होते, इसीलिए इनके अंदर हीट का ट्रांसफ़र थोड़ा स्लो होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन मैं इन डिटेल नहीं बता रही, आपको एग्जांपल समझा रही हूँ कि जैसे कि आपके पास पॉट्स और पैन्स होते हैं, फ्राइंग पैन वगैरह होते हैं, वो आप जिनको हम स्टोव के ऊपर यूज़ करते हैं, वो किससे मिलकर बनते हैं? मेटल से मिलकर बनते हैं। क्यों? ताकि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए उनके थ्रू। और जो उनके हैंडल्स वगैरह होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? प्लास्टिक से। वाई? क्योंकि प्लास्टिक या वुड जो है वो बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो ताकि हम उनके हैंडल्स के थ्रू इजीली उन पेन्स वगैरह को पकड़ सकें। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से आयरन्स जो हैं, आयरन्स का जो ये लोअर सरफेस होती है जहाँ से आप लोग आयरन कर रहे होते हैं, ये कैसे हैं? ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। क्यों? ताकि यहाँ से हीट निकल सके, जबकि उनके ऊपर के जो हैंडल्स होते हैं वो किस चीज़ के बनते हैं? प्लास्टिक के बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज इन विच आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू अबाउट कन्वेक्शन। अच्छा, एक चीज़ ये देखिए कि आपको किस तरह पता लगेगा कि कोई चीज़ गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। अगर आप एक बाउल के अंदर तेज़ गर्म पानी लें और 4 अलग अलग रॉड्स लें जो कि अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हों, फॉर एग्जांपल वुड लें, आयरन लें और कॉपर लें, आप क्या देखेंगे कि एज़ कम्पेयर टू आयरन एंड कॉपर, वुड के अंदर हीट एनर्जी ट्रांसफ़र देर से होती है। इस तरह आपको पता लगता है कि कुछ मटीरियल्स बैड कंडक्टर्स हैं और कुछ गुड कंडक्टर्स हैं हीट के। Now see the next paragraph. Now see the next heading which is convection. अब convection के बारे में मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ, which is the another method of heat transfer. हीट के ट्रांसमिशन का एक और मेथड क्या है? उसका नाम है कन्वेक्शन। अब कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या फ़र्क है? कंडक्शन मैंने बताया था किस में होती है? सॉलिड्स में, जबकि कन्वेक्शन किस में अकर होती है? इन फ्लूइड्स में, फ्लूइड पार्टिकल्स। अब फ्लूइड में आपके लिक्विड्स भी आ जाते हैं और गैसेस भी आ जाती हैं। ओके, मतलब वो पार्टिकल्स जिसमें मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में हीट एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है, उस मेथड को हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन अकर्स व्हेन हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ फ्लूइड टू अनदर बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ। फ्लूइड को मूव करने से जो पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, चाहे वो लिक्विड के पार्टिकल्स हों चाहे गैस के पार्टिकल्स हों, दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। द हीटिंग और कूलिंग ऑफ अ रूम एंड हीटिंग वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेक्शन। अब रूम आपका जो गर्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है, ये किसकी एग्जाम्पल है? कन्वेक्शन की। और इसी तरीके से पानी का गर्म होना, हीटिंग वाटर, ये भी कन्वेक्शन की एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? आपके पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से ट्रैवल होती है एनर्जी। लिक्विड एंड गैसेज हीट अप बाय कन्वेक्शन। अब जैसे कि मैंने बताया कि लिक्विड और गैसेज किसके थ्रू ट्रैवल करते, किसके थ्रू इनके अंदर हीटिंग होती है? बाय कन्वेक्शन।
सिंस लिक्विड्स एंड गैसेज एक्सपेंड व्हेन हीटेड दिस मेक्स देम डेंस और लाइटर। आपको पता है कि जब लिक्विड या गैस हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो इनका वेट कम हो जाता है, लाइटर हो जाते हैं, ये इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। ड्यू टू दिस द वार्मर लेयर ऑफ अ लिक्विड और गैस मूव्ड अपवर्ड, जिसकी वजह से जो लिक्विड या गैस की वार्मर लेयर होती है वो ऊपर आ जाती है। एंड द कोल्डर लेयर इन टर्न मूव डाउनवर्ड्स टू टेक देयर प्लेस causing convection currents to set up। जबकि जो इनकी कोल्डर लेयर होती है वो नीचे डाउनवर्ड साइड चली जाती है। वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर टू कीप वार्म बिकॉज wool trap air between its fibers and does not allow hair transfer through convection। हम सर्दियों में वूल के कपड़े पहनते हैं, मतलब ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वुलन क्लोथ्स जो होते हैं उनके फाइबर्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हीट ट्रांसफ़र ना कर सके, मतलब डज नॉट हीट ट्रांसफ़र थ्रू कन्वेक्शन। इनके अंदर से कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। क्विल्ट्स एंड कंफर्टर्स ऑल्सो ट्रैप एयर इन देयर कॉटन फिलिंग्स विच डू नॉट लेट बॉडी हीट एस्केप। इसी तरीके से जो क्विल्ट्स और कंफर्टर्स वगैरह होते हैं, जो आपके ब्लैंकेट्स होते हैं, उनके अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि वो बॉडी की हीट को एस्केप नहीं होने देते, बाहर नहीं जाने देते। तो इसीलिए इससे हमें क्या मिलती है? गर्माई मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस क्लास सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अबाउट, सबसे पहले हमारे यूनिट का नाम क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ हीट। इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा कि व्हाट इज़ मीन बाय हीट, हीट कैसे किसको है, एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, कि इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं। आपने ये पढ़ा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि इंसुलेटर्स होते हैं जिनसे हीट ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे कि मेटल्स, और कुछ कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, रबर, वुड वगैरह, और कुछ मेटल्स जो कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि मेटल्स, जैसे कि आयरन, स्टील एक्सेट्रा। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाए 2 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट को ट्रांसफ़र करने के 2 मेथड। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हीट ट्रांसफ़र सॉलिड्स में कैसे होती है, बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन, एंड हीट ट्रांसफर्स इन लिक्विड और गैसेस बाय मीन्स ऑफ कन्वेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो रीड दीज पेजेस वेरी केयरफुली। इन पेजेस की रीडिंग कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। होप यू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।